हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि रफाल के प्रिक्योरमेंट को लेकर डीएसी अप्रूवल जो है ये मिल गया है। इस पर हमने कल भी विस्तार से चर्चा करी थी। अब ये डील हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होगी और क्या इश्यूज़ यहाँ पर हो सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। मोर और लेस अब ये क्लियर हो चुका है कि रफाल आ रहे हैं, 114 के नंबर में आ रहे हैं और लाइकली इसकी डील इस साल के एंड तक या फिर इस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से पहले पहले साइन हो सकती है। तो अब हम इस स्थिति में कैसे आए हैं, ये आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आज हम रफाल ना ले रहे होते और पास्ट में जो डिसीजन हमने नहीं लिए, अगर हम उसके साथ स्टिक करते तो कहाँ पर होते। तो रफाल का जो जन्म हुआ है ये MMRCA कंपटीशन से हुआ है। बात लेट 90s की है। इंडियन एयरफोर्स को रिक्वायरमेंट पड़ी मॉडर्न फाइटर प्लेटफॉर्म्स की जो कि इम्पॉर्टेंट स्ट्राइक रोल्स के लिए इस्तेमाल किए जा सके, साथ में जो मॉडर्न थ्रेट्स इमर्ज हो रहे हैं उनके काउंटर में यूज़ किए जा सके। Su-30 MKI का प्रिक्योरमेंट तब चल ही रहा था। करगिल वॉर के समय हम Su-30K को ऑपरेट करते थे जो कि Su-30 वेरिएंट था पर MKI नहीं था। MKI हमने 2004 से रिसीव करना स्टार्ट किए। तो उससे पहले हमारा जो मेन स्टे सबसे मॉडर्न प्लेटफॉर्म था ये मिराज 2000 था और इनमें कुछ अपग्रेड्स किए गए कारगिल वॉर में, जिसके अंतर्गत ये लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स ड्रॉप करने में सक्षम हुए। साथ में ये उस समय BVR कॉम्बैट के लिए सेमी एक्टिव रडार गाइडेड सुपर 530 मिसाइल को कैरी करते थे जो कि पाकिस्तान के पास जो भी BVR मिसाइल थी उनसे ज़्यादा कैपेबल थी। साथ में इनका रडार भी ज़्यादा पावरफुल था। तो एक एडवांटेज की पोजीशन में इस प्लेटफॉर्म ने हमको रखा काफ़ी लंबे समय तक और इसलिए इंडियन एयरफोर्स इनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थी और चाहती थी कि ऐसा ही प्लेटफॉर्म हम बड़े नंबर में ऑपरेट करें, क्योंकि जो मॉडर्न थ्रेट्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए रशियन प्लेटफॉर्म्स उस लेवल पर नहीं आ पा रहे हैं। हमारा डोमेस्टिक एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस समय कुछ खास था नहीं। तो उस समय फ्रांस को हमने अप्रोच किया और फ्रांस द्वारा भी मिराज 2000 की असेंबली लाइन को इंडिया में शिफ्ट करने की बात करी जा रही थी, क्योंकि वो रफाल की तरफ स्विच कर रहे थे। तो उस समय हमारे पास ऑप्शन था, अगर हम मिराज 2000 को इंडिया में बनाना चाहते तो डेसॉस से मिराज की प्रोडक्शन लाइन हम इंडिया पर लेकर आते और हो सकता है इसके जो -5 वेरिएंट्स हैं जिन पर हमारे मिराज अपग्रेड हुए हैं उनको हम इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे होते। और अगर ऐसा कर लिया गया होता तो आज ये प्लेटफॉर्म आउटडेटेड हो गए होते, जैसा कि हमारे अपग्रेडेड मिराज मालूम पड़ रहे हैं। तो उस समय मिराज के साथ आगे ना बढ़ने के पीछे जो कारण था वो एक तरीके से इतनी बड़ी डील से अपने आप को गवर्नमेंट द्वारा दूर रखने का था, ताकि ये ब्लेम ना लगे कि उन्होंने करप्शन किया है, क्योंकि सीधे सीधे एक प्लेटफॉर्म चूज कर लिया है। ऑल्दो एयरफोर्स का झुकाव जो है ये मिराज की तरफ था। तो MMRCA कंपटीशन चला और वहाँ पर डेसॉन ने मिराज के बजाय रफाल को सामने रखा। तो जब तक पूरा इवैल्यूएशन प्रोसेस ख़त्म हुआ उसमें 2 प्लेटफॉर्म जो हैं ये आखिरी में बचे, जिसमें पहला यूरोफाइटर टाइफून था और दूसरा डेसॉ रफाल था। अल्टीमेटली रफाल को चॉइस बनाया गया, लेकिन जब 126 प्लेटफॉर्म्स को परचेज करके इंडिया में प्रोड्यूस करने की बारी आई तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। साथ में मामला इन प्लेटफॉर्म्स को इंडिया में प्रोड्यूस करने पर भी फंस रहा था, जहां पर HAL द्वारा ये प्लेटफॉर्म्स प्रोड्यूस किए जाने थे, पर डेसॉन ने कॉन्फिडेंस शो नहीं किया। फिर गवर्नमेंट चेंज हुई और प्रेशर बना, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट थी, काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ी हुई थी। ऑलमोस्ट 1 दशक से ज़्यादा का समय हो चुका था MMRCA कॉम्पिटिशन को स्टार्ट हुए। फिर रफाल डील करी गई, लेकिन उस समय खाली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत 36 एयरक्राफ्ट ही लिए गए। ऑल्दो एयरफोर्स का माइंडसेट था कि हमें 126 एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, तो शुरुआत से एयरफोर्स चाहती थी कि 126 एयरक्राफ्ट लिए जाएं, लेकिन फंडिंग का इशू हो चाहे कोई और इशू हो ये हम क्लियरली नहीं बता सकते, पर 36 ही एयरक्राफ्ट लिए गए। और ये एयरक्राफ्ट जब लिए जा रहे थे तब भी यहाँ पर डोर ओपन रखा गया था फर्दर प्लेटफॉर्म्स को प्रिक्योर करने का। उसके बाद ये प्लेटफॉर्म सर्विस में आए, उसके बाद इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट भी यहाँ पर किए गए और फिर नेवी का MRCBF कॉम्पिटिशन चला, जहाँ पर फिर अगेन नेवी ने अल्टीमेटली इस प्लेटफॉर्म को चॉइस बनाया और 26 रफाल फिर से प्रिक्योर किए गए। और वहाँ पर फर्दर हमें साइन मिले कि एक और मेगा रफाल डील हो सकती है, क्योंकि उस समय भी चर्चा चल रही थी कि एयरफोर्स और नेवी मिलकर रफाल ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके बाद जब नेवी ने ऑर्डर भी किया तो वहाँ पर कई ऐसे क्लॉज ऐड किए गए जो कि शोकेस करता था कि यहाँ पर मेगा डील होने वाली है, जैसे कि इंडियन वेपन का इंटीग्रेशन, फ्यूसलाज मैन्युफैक्चरिंग और MRO फैसिलिटी, जो कि 26 एयरक्राफ्ट के हिसाब से कोई ऑफर नहीं करता है। साथ में 36 रफाल के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर आया था एयरफोर्स के लिए वो एक्चुअली उससे ज़्यादा रफाल को एकोमोडेट कर सकता था। तो ये चर्चाएं शुरू से थी, या तो फॉलो ऑन ऑर्डर आ सकते हैं या तो 114 रफाल जो कि MRFA कंपटीशन बाद में स्टार्ट किया गया था उसके अंतर्गत लिए जा सकते हैं।
और जब से MRFA की बात चल रही है तब से हमारा चांस तो यही है कि रफाल ही ले जाएंगे, क्योंकि और कोई प्लेटफॉर्म सेंस बनाता भी नहीं है। अगर नेवी भी वही ऑपरेट कर रही है, एयरफोर्स भी वही ऑपरेट कर रही है, तो किसी दूसरे या तीसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर आप जो इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं उसके विपरीत होकर लॉजिस्टिक नाइटमेयर खड़ा नहीं करना चाहेंगे। तो ये जो रिक्वायरमेंट अभी पूरी होगी, ये ऐसे लग रहा होगा कि काफ़ी जल्दी प्रोसेस यहाँ पर आगे बढ़ा है 114 एयरक्राफ्ट को परचेस करने का, पर ये 2 दशक पुरानी रिक्वायरमेंट है। इस बीच में जो ऑफर्स हैं वो बदले हैं, जो प्लेटफॉर्म है वो खुद ट्रांसफॉर्म हुआ है, अपग्रेड हुआ है। साथ में हमारा जो डोमेस्टिक इकोसिस्टम है एरोस्पेस को लेकर वो भी काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुआ है, स्पेशली तेरस के प्रोग्राम की वजह से, जहाँ पर हम एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स और एयरक्राफ्ट तक मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी हमने अंडरटेक किए हैं, जैसे कि तेरस मार्क 2 और आमका, जिसके अंतर्गत अगेन सोफिस्टिकेटेड एवियोनिक्स हम बना रहे हैं, खुद के वेपन्स हम डेवलप कर चुके हैं। तो मैच्योरिटी की तरफ हमारा भी एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर जा रहा है। बाकी ये चीज़ भी एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, मैच्योर हुआ नहीं है। तो जब तक तेरस मार्क 1 का प्रोग्राम और फिर तेरस मार्क 2 का प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होता है और हम सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ इंडिजिनाइजेशन को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तब तक यही कहना ठीक रहेगा कि हम मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आमका मार्क 2 के आते आते आप मैच्योरिटी अचीव कर रहे होंगे, क्योंकि वहां पर इंजन भी आपका खुद का लगेगा, जो कि फिलहाल केस नहीं है। और हमारे जो डोमेस्टिक प्रोग्राम्स हैं वो भी इंपोर्ट पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे साथ है। अगर हमारा मैच्योर एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर होता और हमें डोमेस्टिक प्रोग्राम्स के लिए इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट ना रहना पड़ता, तो हम एक सिक्योर पोजीशन में होते। लेकिन आज हम नहीं हैं, क्योंकि जेट इंजन को जिस तरीके का पुश पहले दिया जाना था वो हमने दिया नहीं है। अब हम करने जा रहे हैं, लेकिन अब उसको डेवलप करने में कम से कम 1 दशक का समय लगेगा। और तब तक आपका सिक्योर रूट जो है ये बैक टू उसी पोजीशन पर आ जाता है जहां से आपने स्टार्ट किया था। लेकिन यहाँ पर बदलाव ये हुए हैं कि आप अब रफाल प्रिक्योर तो कर रहे हैं, पर इसमें परसेंटेज ऑफ इंडिजिनाइजेशन बढ़ रहा है, आपका पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, साथ में आपको एक्सेस ज़्यादा दिया जा रहा है, पर अब उसके लिए पे भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो अब इस प्रोग्राम को खाली कैपेबिलिटी बिल्डअप के लिए या फिर उस नज़रिए से ही नहीं देखा जा रहा है, जहाँ पर ये खाली फाइटर प्लेटफॉर्म इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में बढ़ाएंगे जो कि नंबर्स और कैपेबिलिटी को ऐड करेगा, बल्कि इसे हमारे एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक की तरह देखा जा रहा है, जहां पर कई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी ओनिंग से रिलेटेड कैपेबिलिटी ऐड होगी। तो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि हम मिराज के डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़े। ये गलती हो सकती थी, हमारा इंटेंशन वहां पर मिराज की डील को अवॉइड करने का कुछ और था, लेकिन अनजाने में ही काफ़ी अच्छा काम हो गया। अगर हम मिराज को प्रिक्योर कर लेते तो लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा हम कुछ ना कर पाते। हमारे पास डोमेस्टिक कैपेबिलिटी नहीं थी कि इस प्लेटफॉर्म को हम अपग्रेड करके अपने हिसाब से मॉडर्न कॉम्बैट सिनेरियो में यूज़ कर पाते। जिस तरीके से ये एयरक्राफ्ट आउटडेटेड हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रेज करता है। साथ ही साथ इन प्लेटफॉर्म्स पर हम चाह कर भी इतना कंट्रोल नहीं रखते हैं कि अपने हिसाब से मॉडिफाई इनको कर पाएँ। तो ये गलती अगर हमने उस समय कर ली होती, जो कि उस समय शायद एक जस्टिफाइड डिसीजन लगता, आज हम पछता रहे होते। क्योंकि मिराज अपग्रेड्स के साथ ये केस एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर हमने अच्छा खासा पे भी किया है, लेकिन जो अपग्रेड हमें जिस समय मिले हैं वो ज़्यादा लंबा होल्ड नहीं कर पाए। ऑल्दो ये बात हम ज़रूर ऐड करेंगे कि हमने मिराजेस को अपग्रेड करने में भी काफ़ी समय वेस्ट किया है। ये जो अपग्रेड हुए हैं, ये अगर 10 साल पहले हुए होते, जब एक्चुअल में मिराज 2000-5 इंट्रोड्यूस किया गया था, तो शायद सफिशिएंट टाइम के लिए ये अपग्रेड रेलेवेंट रहता। तो इसमें पूरी तरीके से फ्रांस की गलती नहीं है। इसमें हमारी डिसीजन मेकिंग इतनी स्लो रही है कि जब एक्चुअल में मिराज का अपग्रेड इंट्रोड्यूस कराया गया था, तब उसके 15 साल बाद जाकर हमने ये अपग्रेड किया है। और इसके बाद अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 10 से 20 साल और रेलेवेंट रहेगा, तो ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। यहाँ पर फ्रांस की गलती नहीं है, हमारी खुद की बेवकूफ़ी थी। और इससे ले रफाल डील में भी ये चीज़ हम आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो ज़्यादा नंबर में हम रफाल F4 ले रहे हैं, उसमें कम से कम आधे नंबर में रफाल F5 का क्लॉज होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं दिख रहा है। खाली लास्ट के 24 के अराउंड रफाल F5 हो सकते हैं। तो या तो हम F5 के नंबर्स बढ़ाएं, या तो हम जो कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहे हैं और जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए डोमेस्टिकली इन प्लेटफॉर्म्स को अपग्रेड करने का क्लॉज सामने रखें, या फिर प्लान अभी से सामने रखें, ताकि समय पर इन प्लेटफॉर्म्स को अपग्रेड मिल पाए, समय के साथ रेलेवेंट रखने के लिए। तो ये चीज़ हमें मिराज के साथ किए गए ब्लंडर से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तक चीज़ें रोलर कोस्टर की तरह चली हैं, कहीं पर सही, कहीं पर गलत, लेकिन जिस हिसाब से हमारी स्थिति है उस हिसाब से अगर आगे बढ़ा जा रहा है तो वो वेलकम होना चाहिए। भले सही हो गलत हो वो तो समय बताएगा, लेकिन हमारे यहाँ आगे ही नहीं बढ़ा जा रहा है, तो कम से कम किसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसको वेलकम करना चाहिए। बाकी यहाँ पर हम कितने सही हैं कितने गलत हैं, जैसे कि हमने कहा, समय बताएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।